नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे 4 सहयोगी। अमित सिंह मेरे साथ हैं, कंचन जसवानी हैं, अनंत त्यागी हैं और राजीव ढोंडियाल मेरे साथ हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर अब वक्त हो गया है न्यूज इंडिया के सबसे नए शो यानी 5G का। 5G यानी 5 जनरेशन की खबर। चाहे वो सर्विस क्लास हो, बिजनेसमैन हो, महिलाएं हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर देश का किसान क्यों ना हो, सबकी बात होगी। इस बुलेटिन में हम इनसे जुड़ी दिन की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात किसानों की करते हैं। सबसे पहले बात किसानों की। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी देश भर के अन्नदाताओं को सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पीएम किसान निधि की 9वीं किश्त जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 19,500 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट्स में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पूरे देश में करीब 9.75 करोड़ किसानों को फायदा होगा। हर किसान के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो किसानों के बाद बात महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा की कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में महिलाओं को ऑफिस के पास सस्ती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए 20 हॉस्टल मंजूर किए, जिसमें रोहतक में 2 और हिसार, पंचकुला, जिंद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक हॉस्टल पहले से संचालित है, जबकि बाकी शहरों में 12 नए हॉस्टल जल्द बनाए जाएंगे। इससे उनके बच्चों को भी डे केयर की सुविधा मिल सकेगी। और अब बात हम देश के सर्विस क्लास की करते हैं। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन ने खाता धारकों के लिए ई नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। अगर पीएफ खाता धारक ई नॉमिनेशन करते हैं तो शेयर होल्डर की मौत पर बीमा योजना का तत्काल लाभ मिल सकेगा और इसके लिए नॉमिनी को बाद में किसी तरह की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय पेंशन का लाभ आसानी से शेयर होल्डर को मिल पाएगा। उन्हें भविष्य निधि कार्यालय का चक्कर लगाने और तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में झंझट से राहत मिल जाएगी। शेयर होल्डर अगर ऑनलाइन नॉमिनेशन कराते हैं तो उन्हें बाद में एनओसी लेने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। ईपीएफओ की तरफ से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इस बाबत सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इसमें सभी शेयर होल्डर्स को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके मैनेज पेज के जरिए नॉमिनी की जानकारी भरनी या फिर अपडेट करनी होगी। सर्विस क्लास के बाद बिजनेस क्लास की बात करते हैं, जिनके लिए देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत अच्छी और अहम खबर आ रही है। आपको ये बता दें कि नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी एरिया में अब ट्रेड लाइसेंस ने बिजनेस करना बेहद आसान हो जाएगा। अब हजारों बिजनेसमैन को जनरल ट्रेड लाइसेंस, रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस और फैक्ट्री लाइसेंस के अलावा कई लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के लिए हर साल एमसीडी ऑफिस को चक्कर जो अमूमन लोग लगाते हैं वो काटना नहीं पड़ेगा। मुंबई की तर्ज पर अब दिल्ली में भी इन व्यवसायियों के लिए 3 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। अब अगर आपको एक बार लाइसेंस मिल जाता है तो आप 3 सालों तक उसी लाइसेंस पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब युवाओं के लिए जो अच्छी खबर है वो आपको दे देते हैं। आईटीआई पास युवाओं के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में बम्पर भर्तियां निकली हैं। रेलवे ने अप्रेंटिस के 1664 पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन मांगे हैं। संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि इन पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिलेक्ट किए जाने वाले कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी कर देगा। प्रयागराज डिवीजन में 364, झांसी डिवीजन में 480, झांसी वर्कशॉप में 185, आगरा डिवीजन में 296 पदों पर भर्ती होगी। और आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और चलिए अब हम 5G में आगे बढ़ेंगे। तेज रफ्तार से देखते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। गुजरात के उमरेली की बड़ी सड़क दुर्घटना, देर रात ट्रक ने 8 लोगों को कुचला। किनारे बने कच्चे मकानों में दाखिल हुआ ट्रक, 5 पुरुषों समेत 3 महिलाओं की मौत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अमरेली की घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। मृतकों को 4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। भारतीय ओलंपिक दल आज दिल्ली पहुंचेगा। नेशनल स्टेडियम में दल का स्वागत समारोह होना है। कल टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुआ और समापन समारोह में शानदार आतिशबाजी देखने को मिली। समापन समारोह देखने के लिए टोक्यो के नेशनल स्टेडियम के बाहर दर्शकों की भारी भीड़ जमा रही। टोक्यो ने क्लोजिंग सेरेमनी में पेरिस को 2024 ओलंपिक के लिए बैटन सौंपी। वहीं पेरिस में एफिल टावर के पास ओलंपिक झंडे के स्वागत के लिए हजारों की भीड़ जमा हुई थी।
नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया। मिल्खा के बेटे ने नीरज को किया धन्यवाद। गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा पर इनामों की बौछार। हरियाणा और मणिपुर की सरकारें देंगे करोड़ों की राशि। पीएम कल उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत करेंगे। 1 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जाने। पीएम आज यूनिवर्सिटी में बैठक में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। रूस के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं। मिजोरम असम विवाद पर चर्चा संभव है। आज सदन के मॉनसून सेशन के 13वें दिन भी पेगासस मामले पर विपक्ष हंगामा कर सकता। शशि थरूर का पेगासस मामले में बीजेपी पर आरोप। कहा सांसदों ने आईटी कमेटी की मीटिंग में रुकावट डाली। सुबह 10 बजे दोनों सदनों की विपक्षी पार्टियों के नेताओं की अहम बैठक होनी। टीएमसी के नेता आज संसद में गांधी प्रतिमा के पास त्रिपुरा में टीएमसी नेताओं पर हमले के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं अपना दल ने जातिवार जनगणना के पक्ष में आवाज उठाई है। ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय की मांग रखी है। 10 से 12 अगस्त तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। शाम 6 बजे से संसद भवन एनेक्सी में मीटिंग होगी। सतीश मिश्रा ने अयोध्या भूमि पूजन पर सवाल उठाया। कहा कोई भी भूमि पूजन नहीं हुआ। राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर जाएंगे। 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर सूफी संतों की भूमि है। यहां आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए कोई दया नहीं होगी। वहीं लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया अपना दम। दुनिया के सबसे ऊंचे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में किया संचालन क्षमता का प्रदर्शन। आज और कल कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान चलाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। काकोरी शहीद स्मारक से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। काकोरी शहीद स्मारक जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम में राज्यपाल भी शामिल होंगे। मेरठ में पुलिसकर्मी को अपराधी ने गोली मारी। गोली लगने के बाद पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। वहीं बिहार के वैशाली में जहरीली शराब पीने से कथित तौर पर 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ओडिशा के कोकसारा में पुलिस ने 300 किलो गांजा किया जब्त। तो 300 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ है। कोकसारा का मामला है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं देश और दुनिया में बीते 1.5 साल से कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को एक इकलौता उपाय अभी तक समझा रहा है। और ऐसे में वैक्सीन लेने पर काफी जोर दिया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन को लेकर कई तरह के दावे लगातार सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक दावा है कि वैक्सीनेशन के बाद पुरुष नपुंसक हो जाएंगे। क्या है इस खबर का फैक्ट चेक, इस रिपोर्ट में देखिए। कोविड वैक्सीन को लेकर आए दिन तरह तरह की फर्जी बातों का जिक्र सोशल मीडिया पर देखने और सुनने को मिलता है। पहले गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन से नुकसान का गलत दावा सोशल मीडिया में किया गया। अब एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने वालों को बच्चे नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में अखबार की कटिंग का एक फोटो है जिसमें डॉक्टर स्वरूप के हवाले से कहा गया कि युवाओं को कोरोना वैक्सीन बताकर एंटी फर्टिलिटी का टीका लगाया जा रहा है जिससे संतान नहीं होती। इसमें कहा गया कि ये कोरोना के नाम पर जनसंख्या कम करने और कारोबार करने का षड्यंत्र है। भारत सरकार की संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ने इस मैसेज का खंडन करते हुए इसे फर्जी बताया। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से इस मैसेज के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा गया, ये दावा एकदम फर्जी है। पीआईबी का ट्वीट कहता है, एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि युवाओं को कोरोना वैक्सीन बताकर एंटी फर्टिलिटी का टीका लगाया जाएगा। ये दावा फर्जी है। कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। वैक्सीन से संबंधित अफवाहों पर ध्यान न दें और टीकाकरण अवश्य कराएं। कुछ अखबारों ने वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर स्वरूप राय चौधरी से संपर्क भी किया। डॉक्टर चौधरी ने अपने नाम से इस तरह का मैसेज वायरल होने को लेकर हैरत जताई और कहा कि उनकी ओर से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। जुलाई 2021 की शुरुआत में असम सरकार ने फैसला लिया था
कि कोविड के दौरान बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होने वाले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को एक विशेष परीक्षा देनी पड़ सकती है। स्पेशल एग्जाम वाली बात असम सरकार के जरिए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए निर्धारित की गई मूल्यांकन नीति में कही गई थी, जिसे असम के तमाम छात्र छात्राओं और छात्र संघ के विरोध के बाद असम सरकार ने वापस ले लिया। असम सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए स्पेशल एग्जाम लिए जाने की खबर को यूपी का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो भ्रामक है। यूपी सरकार की ओर से ऐसा कोई फैसला आदेश नहीं जारी किया गया है। साथ ही असम सरकार ने भी विरोध के बाद ये आदेश वापस ले लिया था, इसलिए ये जानकारी पूरी तरह से फर्जी है। सोशल मीडिया में खबर वायरल हो रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की सभी महिलाओं को 3 लाख रुपए दे रही है। एक YouTube वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार देश की सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत 3 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में जमा कर रही है। केंद्र सरकार की पॉलिसी, स्कीम, विभाग, मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करने वाले PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट पर वायरल दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि केंद्र ऐसी कोई योजना नहीं चला रहा है। PIB फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा, एक YouTube वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत सभी महिलाओं के खाते में 3 लाख की नगद राशि दे रही है। ये दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। अक्सर कुछ खबरें पब्लिक डोमेन में पहुंचाई जाती हैं, जिनकी हकीकत के बारे में हमें और आपको पता नहीं होता। इन खबरों के चलते न सिर्फ लोगों में भ्रांतियां फैलती हैं, बल्कि सरकार के प्रति लोगों को भड़काने का काम भी किया जाता है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत अपनी जिम्मेदारी और सरोकारों को समझता है, इसलिए तो हम आपको हर खबर की सच्ची तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इधर टोक्यो ओलंपिक 2021 का जिक्र जब भी होगा, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। नीरज के जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और एक समय ऐसा भी आया जब नीरज के पास कोई कोच तक नहीं था। मगर गोल्डन बॉय ने हार नहीं मानी और YouTube चैनल्स पे स्पेशलिस्ट के लिस्ट पर अमल करते हुए प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंच गए। वीडियो देखकर अपनी कई कमियों को उन्होंने दूर भी किया और गोल्डन बॉय ने जो ठाना वो कर दिखाया। परिवार ने उसके हौसले पस्त होने नहीं दिए। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं भूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है 23 साल के नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने बचपन में भाला थामा और उसे अब ओलंपिक के गोल्ड मेडल की सीमा तक पहुंचा दिया। लेकिन हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी जब विश्व के मंच पर झंडा फहराता है तो जीत सिर्फ एक मैच की नहीं होती, एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि ये जीत बहुत बड़ी होती है। ये कामयाबी कम सुविधा बनाम सर्वश्रेष्ठ सुविधा की है। ये विजय भारतीयों को कम कर आंकने की है। जर्मनी के योहानस वेटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल के तगड़े दावेदार थे। हालांकि वो फाइनल में पहले राउंड में ही बाहर हो गए। वेटर ने अपनी जीत का दावा करते हुए नीरज चोपड़ा के बारे में कहा था कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें पछाड़ नहीं पाएंगे। इस बयान में सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड था, लेकिन टोक्यो में वेटर फाइनल में 82.52 मीटर का बेस्ट थ्रो ही फेंक पाए। इसकी वजह से वो पहले 3 थ्रो के बाद 9वें नंबर पर रहे और बाहर हो गए। लेकिन भारत के सपूत नीरज ने अपनी दावेदारी बरकरार रखी। उनका फोकस पूरी तरह खेल पर रहा। उन्होंने कहा, एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चीज है फोकस, लक्ष्य पर फोकस। मेडल और मैच आखिर में आते हैं, सबसे पहले आता है प्रशिक्षण और फोकस। ये दोनों ठीक है तो आप जरूर जीतोगे। हिंदुस्तान के हर उस शख्स को मुबारकबाद दूंगा जिसके दिल में इस धरती माँ के लिए दिल धड़कता है, जो तिरंगे के लिए खुश होता है। ये अचीवमेंट सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं है। एथलेटिक्स जिसमें मोर देन 200 लोग कंट्री आते हैं, कभी कोई सोचता नहीं था और कहते थे कि एथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं आ सकता। वहाँ गोल्ड मेडल लाने के बाद और नीरज के जरिए लाने के बाद हम सबका नाम ऊंचा हुआ है। नीरज के ऊपर पूरा परिवार फोकस करो और इसके लिए जो जितना भी जोड़ स्कोर कर सकता है उतना सारा इसके ऊपर इन्वेस्ट करो। और परमात्मा ने चाहा तो अच्छा ही होगा, अदरवाइज हम इस लेवल से तो नीचे जा नहीं सकते। मेहनत तो करना जानते ही हैं।
तो परमात्मा ने हमारी सुन ली। हमने जो भी विषम परिस्थितियों में जितना भी हो सका उतना किया, और आज बच्चे ने वो सब चीज़ें भुला दी। भूले तो नहीं, हम अपना पुराना समय ना भूले हैं ना भूलेंगे, लेकिन उसने वो खुशियाँ दे दी जिन खुशियों के लिए हमारे मन में एक तरसते थे हम। हमारे घर में ये चीज़ हो, हमारे पास ये हो, वो हो। वो सारी खुशियाँ बेटे ने कर दी। ओलंपिक में 15 सेकंड का ये पल नीरज को जीवन भर याद रहेगा, लेकिन इसकी तैयारी में नीरज को 1 दशक का वक्त लगा। धीरे धीरे खुद को तैयार करना, एक के बाद एक पदक अपने नाम करना। 2016 के जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज ने बड़े मुकाबलों में अपनी विजयी शुरुआत की। इसी साल दक्षिण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने अपने इरादे जता दिए। 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने फिर सोना अपने नाम किया और फिर 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 2018 में ही नीरज चोपड़ा को एशियन गेम्स में गोल्ड मिला। आज जो मेरा ड्रीम्स था कि मैंने उस ड्रीम्स को कोशिश किया कि मैं मेरे से जो नहीं हुआ वो मैं अपने स्टूडेंट से करवाया जाए, तो मेरा यही एक ड्रीम था। तो उस ड्रीम की तरफ मैं जब 2013 में मैं इंडियन टीम में एज अ कोच बना, तो मेरे पास उस टाइम पे देवेंद्र सिंह, अनु रानी और ये सब थे। इन्होंने एशियन गेम्स में मेडल लिया, एशियन चैंपियनशिप मेडल लिया। उसके बाद 2015 में नीरज चोपड़ा एक सीनियर कंपटीशन में आया था, तो वो अंडर 18 था उस टाइम पे। तो एक छोटा सा लड़का, मतलब जूनियर लड़का जो एक सीनियर के कंपटीशन साथ में कंपटीशन लड़ता, तो थोड़ा सा डर एक होता है, नेचुरलिटी है, होता है कभी कुछ लोगों में। तो वो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो इतनी कॉन्फिडेंस था, वो इतनी जोश में था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा बच्चा इतना अच्छा कंपटीशन लड़ रहा है, तो ये बहुत उसकी पॉजिटिवनेस है, उसकी कॉन्फिडेंस है। नीरज चोपड़ा की ओलंपिक की तैयारियां चोट और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा साल रहा। कंधे की चोट की वजह से वो खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक आराम करना पड़ा। लेकिन फिर 2020 आते आते कोरोना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाईं और इस दौरान नीरज चोट से उबर गए। लगातार कोशिश रंग लाई। अब नीरज चोपड़ा का एक पुराना बयान सुनिए, ये उनकी लगन का सबूत है। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, तो समझ लेना कि इतिहास रचने वाला है। जैसे जैसे इसका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, इसके खेल में निरंतर निखार आता चला गया। और फिर ये 2012 में हरिद्वार खेलने गया था, शायद रुड़की खेल था, तो इसने अपनी एज कैटेगरी में वहां पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था अपनी एज कैटेगरी में। तो वहां से इसके सपनों के पंखों की उड़ान शुरू हो गई। उसके बाद विषम परिस्थितियां भी आई, हमें फाइनेंशियल भी दिखते रही, क्योंकि सोर्स था जो हमारा कमाई का, या हमारी खेती थी या हम सारे भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। जेवलिन थ्रो में नीरज का सफर उनके जज्बे को दिखाता है, साथ ही ये बताता है कि किस तरह से जीत की जिद से वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अब नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतकर तिरंगा लहरा दिया है। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना की 4 राजपूताना राइफल्स में नायब सूबेदार हैं। इस जवान ने खेल के मैदान पर भी अपने जज्बे से विरोधियों पर विजय पाली। पानीपत से वरुण भसीन और गुरप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने ओलंपिक में 7 मेडल जीते। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के किसी एथलीट ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। 41 साल बाद हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता है। ये चमत्कार कैसे हुआ, ये तो आप भी जानना चाहते होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओलंपिक खेलने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त मेहनत की है और वो मेहनत मेडल में तब्दील हुई। और एक और फैक्टर है जिसने भारतीय खिलाड़ियों को जीत की प्रेरणा दी, वो फैक्टर है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार के ओलंपिक में पीएम मोदी द मोटिवेटर बन गए। आखिर कैसे, आपको ये जानना और समझना जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के रवाना होने से 4 दिन पहले पीएम मोदी 15 खिलाड़ियों से वर्चुअली रूबरू हुए। एक मोटिवेटर के तौर पर पीएम मोदी को इस बात का पूरा अंदाजा था कि खिलाड़ियों पर दबाव हावी हुआ तो वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक खेलने जापान जा रहे थे तभी पीएम मोदी ने कहा था, दबाव मत लेना, अपना 100% देना। प्रधानमंत्री के उत्साहवर्धन का नतीजा पूरे दुनिया के सामने है। पहले सुनिए पीएम ने तब क्या कहा था। आपको अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बस यही मिजाज, बिना किसी दबाव के पूरा प्रयास कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता को भी प्रणाम है। नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उनमें जोश भरा, उनका उत्साह बढ़ाया, जीत के लिए जरूरी संतुलन को लेकर सवाल किया। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर, उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत से बात करते हुए तब पीएम ने मेजर ध्यानचंद, केडी सिंह बाबू जैसे महान खिलाड़ियों का इतिहास तो याद दिलाया ही, साथ ही तनाव न लेने की बात भी कही थी। ओलंपिक में हॉकी में हमारे देश का बहुत शानदार इतिहास रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का बहुत स्वाभाविक एक वातावरण बन जाता है और हर कोई चाहता है कि रिकॉर्ड बना करके रखना है, और इसकी वजह से खेल के दौरान आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा तनाव का माहौल तो नहीं होता है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हॉकी ने अभी तक जो 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो हम लोग इसको प्राउड फील करते हैं कि हम लोग उसी स्पोर्ट को खेल रहे हैं। और जब भी हम लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि हाँ कि अपना पूरा बेस्ट है और इंडिया की मेडल जीते। एक अच्छा मोटिवेटर जानता है कि सिर्फ गंभीर बातें करने से बात नहीं बनती, कुछ हल्की फुल्की बातें भी करनी होती हैं ताकि मन में तनाव की जगह खुशी का एहसास हो, दिमाग में गैर जरूरी दबाव से ध्यान भटकाया जा सके। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने सिंधु से आइसक्रीम खाने पर बात की। विनेश फोगाट के परिवार से पूछा कि किस चक्की का आटा खाते हैं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी, तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी, और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा।